नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के एमसीक्यूज कर रहे थे हम 2 दिन से, और हमने लगभग 200 एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज हम सहकारी समिति के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज भी करते हैं। सहकारी समिति क्या है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। सहकारी समिति का एक परिचय पढ़ते हैं। सहकारी समिति का परिचय क्या है, सहकारी समिति के उद्देश्य क्या है, सहकारी समिति आखिर किस किस तरह के कार्य करती है, सहकारी समिति की क्या लिमिटेशन है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में सहकारी समिति की क्या स्थिति है। राजस्थान में सहकारी समिति पहली बार कब खुली थी? प्रथम बार जो बैंक है सहकारी बैंक, वो कहाँ पे खुली थी? पहली सहकारी जो उद्योग हैं वो कहाँ पे लगे थे? सहकारी उद्योग, पहले सहकारी कताई मिल कहाँ खुली थी? पहली सहकारी शुगर मिल कहाँ पे खुली थी? इस तरह के जो सहकारी जो उद्योग हैं, वो सहकारी उद्योग पहले कहाँ पे स्थापित हुए थे, और सहकारी समितियां का क्या विस्तार होता है, क्या स्वरूप होता है, किस किस तरह की सहकारी समिति होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम ओवरव्यूज देखते हैं। पहले ओवरव्यूज देखते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम सहकारी समिति। दोस्तों, सहकारी समिति क्या होती है, सहकारी समिति की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव जिसे कहते हैं हम, लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक लाभ, किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे सामाजिक लाभ हो या आर्थिक लाभ हो या सांस्कृतिक लाभ हो, के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं, वो सहकारी समिति कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कुछ लोग आपस में मिलकर बिना अपने व्यक्तिगत लाभ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जो स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं, वो सहकारी समिति के अंदर आते हैं। इसके परिचय की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक तथा सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप जो है, भारत वर्ष में सन 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समिति के संगठनों की संभावना और सफलता पर एक रिपोर्ट के लिए समिति का गठन किया गया। सबसे पहले 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के गठन और उसकी सफलता के लिए एक समिति गठन की गई। इस पर उसने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सन 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया था। सन 1904 में एक सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया था। तभी से सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। यानी कि सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो सन 1904 से हुआ था। यानी कि सहकारी अधिनियम जो पारित किया गया था सन 1904 में, सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया था, तभी से एक सहकारी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और भारत में सहकारी आंदोलन में राजस्थान का अग्रणी स्थान रहा है। यानी कि राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य रहा है सहकारी आंदोलन में भारत के अंदर। पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, समाजवादी देशों के दोनों प्रकार के देशों में सहकारी समितियों ने विशेष स्थान बना रखा था, विशेष स्थान प्राप्त किया था और देश में उन्नति लाई थी। सहकारी शब्द का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न यह आता है कि सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सहकारी शब्द का अर्थ अपनी देसी भाषा में कहें तो ये होता है साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी शब्द का अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए
साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं, यानी कि जो अपना आर्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो अकेले नहीं कर सकते लेकिन साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो व्यक्ति सहकारी समिति बना लेते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है, ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं और यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारी समितियों में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। इनके सभी सदस्य अपने अपने साधनों को एकत्र करके उनका अधिकतम उपयोग करके कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं। यानी कि कुछ लोग 2, 4, 6, 10, 20 लोग इकट्ठे होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य को वो अकेला नहीं कर सकते, वो काम मिलके करते हैं और उसमें से व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है उनका। जो भी लाभ होता है उस सोसाइटी का, उस लाभ को वो सब आपस में मिलकर बांट लेते हैं। आगे, सहकारी समितियों का संगठन एक प्रकार है। सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपनी आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करता है, सहकारी समिति कहलाता है। अगला टॉपिक है इसमें अब सहकारी समितियों की विशेषताएं। तो सहकारी समितियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें सबसे पहली विशेषता है स्वैच्छिक संस्थाएं। सहकारी समिति जो है एक स्वैच्छिक संस्था होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ही समिति में सम्मिलित होता है। एक सहकारी समिति व्यक्तियों के लिए एक स्वैच्छिक संस्था होती है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, जब चाहे तब उसका सदस्य बन सकता है और जब चाहे जब उस सहकारी समिति को छोड़कर जा सकता है। आबद्ध खुली सदस्यता। एक दूसरा है आबद्ध खुली सदस्यता। आबद्ध खुली सदस्यता होती है उसकी। सहकारी समिति की सदस्यता समान हितों वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है। जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती है, परंतु किसी विशेष संगठन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर समिति हो सकती है। पहली विशेषता है इसकी स्वैच्छिक संस्था होती है। ये कोई भी व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन सकता है, जब चाहे जब बन सकता है, प्रारंभ से बन सकता है, बीच में बन सकता है। जब उस संस्था को वो छोड़ना चाहे अपनी इच्छा के अनुसार वो सदस्य छोड़ सकता है। इसमें किसी जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म की बाध्यता नहीं होती है कि किसी पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति ही संस्था में शामिल होगा, ऐसी कोई इसके अंदर बाध्यता नहीं होती है। अगला ऑप्शन है, दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है पृथक वैधानिक इकाई है। ये सबसे पृथक वैधानिक इकाई है। एक सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा राज्य सरकार के संबंध में सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। एक सहकारी समिति अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। सहकारी समिति का एक वैधानिक अस्तित्व होता है। सबसे बड़ी बात है एक वैधानिक संस्था है, यानी कि इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है और एक ये लीगल बॉडी है। वैधानिक संस्था का मतलब एक लीगल बॉडी है। अगली विशेषता इसकी वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराती है। वित्तीय स्रोत, सहकारी समिति की पूंजी सभी सदस्यों के द्वारा लगाई जाती है। सहकारी समिति में जो समिति के जो सदस्य होते हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करके पूंजी लगाते हैं।
इसके अलावा पंजीयन के बाद समिति ऋण भी ले सकती है, सरकार से भी अनुदान प्राप्त कर सकती है। यानी कि जो वित्तीय स्रोत हैं सहकारी समिति के, वित्तीय स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो वित्तीय स्रोत हो सकते हैं, एक तो समिति के सभी सदस्य मिलकर अपना जो है धन लगाएं, उसके अंदर मिलकर जो अपना पैसा लगाएं। दूसरा, ये किसी भी अन्य समिति से, बैंक से या किसी भी अन्य संस्था से ऋण ले सकती है, या सरकारी अनुदान भी प्राप्त कर सकती है, गवर्नमेंट का फंड भी प्राप्त कर सकती है, गवर्नमेंट का अनुदान भी प्राप्त कर सकती है। ये जो है वित्तीय स्रोत है इसके पास। और अगला या चौथा इसका जो विशेषता है, वो चौथी विशेषता है इसकी, सेवा उद्देश्य। इसका उद्देश्य सेवा होता है, न कि निजी लाभ। देखिए, एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है। यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती है, आबद्ध मताधिकार, एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने भी अंश क्यों न हो। इसका मतलब यह है, पहली बात, सेवा उद्देश्य। सेवा उद्देश्य क्या है? सेवा उद्देश्य वही है कि सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, और इनका उद्देश्य अपना निजी लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि एक सार्वजनिक लाभ कमाना। सभी सदस्यों का, जो भी वहां पर जो मेंबर होते हैं, उन सदस्यों के लिए बराबर लाभ कमाना होता है, इस संस्था का जो उद्देश्य होता है। और आबद्ध मताधिकार शब्द का अर्थ है कि एक सदस्य केवल एक ही मत देने का अधिकारी होता है, एक सदस्य केवल एक ही मत देने का अधिकारी होता है, चाहे उसके पास कितने भी अंश हों। अंश का मतलब कितना भी उसका वो हो, शेयर, कितना भी उसका शेयर हो, पर वो वोट जो देगा वो एक ही वोट दे सकता है। आबद्ध मताधिकार का मतलब ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं सहकारी समितियों के प्रकार के। सहकारी समिति कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकार और देखते हैं सहकारी समितियों के प्रकार। तो दोस्तों, सहकारी समिति जो है, सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं के प्रकृति के आधार पर किया गया है। सहकारी समितियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी सहकारी समितियां होती हैं। सबसे पहली समिति जो है वो है उपभोक्ता सहकारी समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति कौन सी होती है? उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपभोक्ता की वस्तुओं को उपलब्ध कराती हैं। समिति आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीदकर विपणन श्रृंखला से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती है। इस प्रकार माल के वितरण की प्रक्रिया मध्यस्थों का लाभ समाप्त हो जाता है और वस्तुएं कम मूल्य पर सदस्यों को मिल जाती हैं। कुछ सहकारी समितियों के उदाहरण कि केंद्रीय भंडार समिति, अपना बाजार समिति, सुपर बाजार आदि, जो इस तरह की समितियां हैं जो उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं। दोस्तों, उपभोक्ता सहकारी समितियों का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता सहकारी समितियों का अर्थ ये होता है कि ऐसी समिति बनाई जाती हैं जो कि सीधे माल निर्माता से अथवा उत्पादक से सीधा माल खरीदते हैं। हम आज अपने बगल में सामान लेने जाते हैं, दुकान पर सामान लेने जाते हैं, चाहे परचून की दुकान हो या क्या नाम है जनरल मर्चेंट की दुकान हो। वहां से जब हम सामान परचेज करते हैं तो वो अपने डीलर से सामान लाता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है फैक्ट्री से या फिर उत्पादक से सामान लेकर आता है। इस तरह से इनका क्रम चलता है। तो इनका सबका अपना अपना अलग अलग मार्जिन होता है। तो इस कंपनी ने जो इस तरह की जो सहकारी समिति होती है, ये क्या करती है? सीधे उपभोक्ता से या उत्पादक से माल खरीदती है, बिचौलियों को बीच में से हटाती हैं और सीधे उपभोक्ता को माल पहुंचाते हैं। यानी कि बीच का जो मार्जिन होता है उससे रेटों में कमी आ जाती है। जैसे कोई उत्पादक जो है 100 रुपए का माल देता है,
तो उसे 5 रुपये उसमें डिस्ट्रीब्यूटर खाएगा, 5 रुपये डीलर खाएगा और 5 रुपये मान लो दुकानदार खाएगा, तो उपभोक्ता को वो आके इस तरह से 120 रुपये का पड़ेगा। लेकिन वही 100 रुपये का माल जब उपभोक्ता सहकारी समिति खरीदती है और उपभोक्ता को सीधा 105 रुपये का दे देती है, 5 रुपये प्रॉफिट ये भी कमाती है समिति भी, लेकिन प्रॉफिट वो एक स्तर पर होता है, 3 या 4 स्तर का या 5 चरणों का प्रॉफिट इसमें नहीं कमाती है। इस तरह से उपभोक्ता को जो है सीधा सस्ता सामान पड़ जाता है उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा। दूसरी तरह की समिति होती है उत्पादक सहकारी समिति। अभी हमने उपभोक्ता पढ़ा, अब है उत्पादक। उपभोक्ता कहते हैं उपभोग करने वाला, उत्पादक कहते हैं उत्पादन करने वाला। यह समिति छोटे छोटे उत्पादकों के उत्पादकों को मिला के किया जाता है, छोटे छोटे उत्पादकों के समूह के द्वारा किया जाता है। उत्पादकों को उत्पाद के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण आदि चीजों की आपूर्ति उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। इस तरह की समितियां हैं, यानी कि उत्पादक सहकारी समिति क्या है, इसमें कुछ उत्पादक जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक दूसरे के प्रति इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर जो है अपने अपने प्रोडक्ट को माल बनाते हैं और कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण इस तरह के सामान जो है उत्पादक सहकारी समिति छोटे उत्पादकों को उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने उदाहरण दिए हैं हरियाणा हैंडलूम, और बायोनिका, इफ्को। इस तरह के जो सहकारी समितियां हैं वो उत्पादक सहकारी समिति होती है। तीसरा है सरकारी विपणन समितियां। तो ये सरकारी विपणन समितियां कौन सी होती हैं? इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होता है। समिति के सदस्यों से धन इकट्ठा करके जरूरत के समय उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति और शहरी सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समिति इसके उदाहरण हैं। यानी कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है, सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समिति, ये जो है इसके उदाहरण हैं इस तरह की। यानी कि ये अपनी समिति जो है सदस्यों से अपना फंड इकट्ठा करके एक वित्तीय कोष बनाती हैं और उसको जरूरतमंद को एक उचित ब्याज पर जो है उपलब्ध कराती हैं, पैसा उपलब्ध कराती हैं। इस तरह की समितियां जो है, अधिकतर बैंक इसमें शामिल है। और अगली तरह की जो सहकारी समिति है वो है सरकारी सामूहिक आवास समिति। सरकारी सामूहिक आवास समिति क्या होती है? ये आवास समिति अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराती हैं। आवासीय मकान उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती हैं। ये समिति जो है भूमि क्रय करके मकान अथवा फ्लैटों का निर्माण करती हैं तथा उनका आवंटन अपने सदस्यों को करती हैं। ये जो सहकारी समिति ऐसी होती हैं, ये समिति इकट्ठी होती है, ये समिति जमीन खरीदती है, मकान बनाती है और मकान बना के जो है अपने सदस्यों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला है सहकारी समितियों के लाभ। सहकारी समितियों के लाभ क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा सहकारी समितियों के लाभ है कि सहकारी समिति बनाने का क्या लाभ है, आखिर क्यों बनाते हैं सहकारी समिति। सहकारी संगठन के सहकारी स्वरूप के निम्नलिखित लाभ होते हैं। व्यावसायिक जो समितियां होती हैं, व्यावसायिक संगठन बनते हैं, उनके लाभ क्या क्या होते हैं। पहली बात तो स्वैच्छिक संगठन है। यह एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो पूंजीवादी अथवा समाजवादी अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार के आर्थिक तंत्रों में पाया जाता है। स्वैच्छिक संगठन है, पूंजीवादी देशों में भी पाया जाता है, समाजवादी क्षेत्रों में भी, समाजवादी देशों में भी पाया जाता है। ये स्वैच्छिक संगठन है।
दूसरा, इसका लाभ है लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है इस पर। एक सहकारी समिति का नियंत्रण जो है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। इसका प्रबंधक लोकतांत्रिक होता है तथा एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना पर आधारित होता है। एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना पर आधारित होता है, यानी कि लोकतांत्रिक निर्णय होते हैं इसमें। लोकतांत्रिक निर्णय से मतलब आपस में मिलकर निर्णय करते हैं, वोटिंग के थ्रू इसमें निर्णय होता है। अगर किसी चीज पे सब लोग, जितनी भी समिति में सदस्य होते हैं, वो सब सदस्य एक मत होकर निर्णय करते हैं। अगर वो एक मत नहीं होते हैं तो फिर वो वोट देते हैं। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। इस आधार पर, जिसका बहुमत होता है उसके आधार पर निर्णय करते हैं, न कि यहां पर राजशाही चलती है। राजशाही का मतलब होता है जैसे राजा एक आदेश दे देता था, चाहे वो आदेश सही है या गलत है, वो मान्य ही होता था। वो राजशाही नियम यहां पर नहीं चलते हैं। अगला लाभ है इसका सोसाइटी का कि खुली सदस्यता होती है। खुली सदस्यता से मतलब है समान हितों वाले व्यक्ति सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं और कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे स्वेच्छा से समिति की सदस्यता को छोड़ भी सकता है। यानी कि खुली सदस्यता है इसमें, जब चाहे जब व्यक्ति सदस्य सहकारी समिति का बन सकता है, जब चाहे जब छोड़ सकता है, चाहे वो सदस्य प्रारंभ से बने या फिर मध्य में बने, कभी भी सदस्य बन सकता है। ये खुली सदस्यता है, इसका लाभ, एक ये लाभ है। अगला है मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन। मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो सहकारी उपभोक्ता समिति होती है जिसमें हमने डिस्कस किया था, सहकारी उपभोक्ता समिति जो है अपने माल को जो है सीधा उत्पादक से या फिर निर्माता से खरीदती हैं और बीच के बिचौलियों को हटा देती हैं और सीधा माल जो है उपभोक्ता को उपलब्ध करा देती हैं। और ऐसी समितियां जो है मध्यस्थताओं का उन्मूलन हो जाता है। यानी कि जो बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थों का मतलब बिचौलिए, बीच में जो कमीशन खाते हैं, बीच के जो कमीशन एजेंट होते हैं, वो उनको हटा के सीधा उपभोक्ता से जुड़ जाती है, यानी कि उत्पादक को सीधे उपभोक्ता से जोड़ती है। और अगला है सीमित देनदारी। सीमित देनदारी का मतलब होता है सहकारी समिति के सदस्यों की देनदारी केवल उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित होती है। एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी के विपरीत सहकारी समितियों के सदस्यों के व्यक्तियों की सम्मति पर व्यावसायिक देनदारियों का कारण कोई जोखिम नहीं होता है। दोस्तों, सीमित देनदारी का मतलब है कोई भी सहकारी समिति है, उसके सभी सदस्य मिलकर देनदारी वहन करते हैं। यानी कि एक सोसाइटी में मान लो 100 सदस्य, तो 100 सदस्यों पे अगर उस पर कोई देनदारी बनती है, उस सहकारी सोसाइटी पर मान लो 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए का कर्ज है, तो वो 1 लाख रुपए का कर्ज एक व्यक्ति पर या एक या दो या तीन पार्टनरों पर ही नहीं होता है, वो सभी सदस्यों पर है। मिलकर वो उसका देनदारी का निर्वहन करते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए का सदस्य है, 100 सदस्य, तो 100 सदस्यों पे 1-1 हजार रुपए का मात्र देनदारी बनती है, तो 1-1 हजार की देनदारी बनती है। ऐसा नहीं होता है कि उस देनदारी की वजह से किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा दबाव पड़े, तो सीमित देनदारी होती है इसके अंदर। अगला है स्थिर जीवन। स्थिर जीवन होता है, स्थिर जीवन से मतलब सहकारी समिति का कार्यकाल दीर्घ अवधि तक स्थिर रहता है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या सदस्यता से त्यागपत्र देने पर समिति का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मतलब है स्थिर जीवन का। स्थिर जीवन का मतलब है, मान लो मैं एक दुकान करता हूं, सपोज करो मैं एक दुकान करता हूं, मैं एक दुकान करते करते मेरे को दुकान में घाटा हो जाता है या किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, तो मैं अपनी दुकान को बंद कर देता हूं, दुकान बंद कर देता हूं। लेकिन सोसाइटी के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर ये काम किया जाता है, अगर एक व्यक्ति किसी भी कारण से, चाहे मृत्यु का कारण हो, दिवालियापन हो, पागलपन हो या काम करने में असक्षम हो, किसी भी कारण से त्याग पत्र दे दे, समिति के कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समिति का कार्य चलता ही रहता है। अगला टॉपिक है सहकारी समिति की सीमाएं।
दोस्तों, हर काम करने वाला व्यक्ति की सीमाएं भी होती हैं, जहां पे लाभ होते हैं उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो इसकी क्या क्या सीमाएं, क्या क्या लिमिटेशन है, वो लिमिटेशनों के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। अपन सहकारी समिति की आखिर क्या लिमिटेशन होती है। तो सहकारी समिति की जो लिमिटेशन होती है वो है अभिप्रेरण की कमी। अभिप्रेरण की कमी का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से होने के कारण सहकारी समिति के सदस्यों में पूर्ण उत्साह एवं समर्पण भाव से कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य न होने के कारण। दोस्तों, सहकारी समिति जो है निजी लाभ के लिए नहीं होती है, बल्कि एक सार्वजनिक लाभ के लिए या फिर सभी सदस्यों को लाभ कमाने के लिए होती है। थोड़ा बहुत लाभ कमाते हैं सभी सदस्य। अब ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सोसाइटी जो है लाभ कमाने वाली सोसाइटी है या फिर बिल्कुल ही समाज सेवी है। कुछ बिल्कुल ही समाज सेवा में काम करते हैं जिसका बिल्कुल ही लाभ नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे मनोयोग से, तन मन धन जिसे कहते हैं, तन मन धन से काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें लाभ कमाना पूर्णतः उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए इसमें अभिप्रेरण की कमी होती है। अभिप्रेरण का मतलब यही होता है कि अपना समर्पण भाव नहीं रखते हैं सदस्य, पूर्ण समर्पण भाव नहीं रखते हैं। अगला, सीमित पूंजी होती है। यहां पर पूंजी भी सीमित होती है, बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होती है। साधारणतया सहकारी समिति के सदस्यों समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं। इसकी समितियों के द्वारा एकत्र की गई पूंजी सीमित होती है, यानी कि आपस में इकट्ठी की एक दूसरे के प्रति इकट्ठी की गई पूंजी बहुत ज्यादा पूंजी नहीं होती। ऐसा नहीं होता है जो सरकार कोई वो खोल दे या कोई उद्योगपति अगर कोई जितना धन लगा के कोई व्यापार आरंभ करता है इस तरह से करे, तो इसके पास एक सीमित संसाधन होते हैं, वो सीमित संसाधनों से ही कार्य करती है। अगला है प्रबंधन में समस्याएं। तो प्रबंधन में समस्याओं का मतलब होता है सहकारी समिति के प्रबंधन में प्राय विशेष कुशल नहीं होते हैं, विशेष कुशल नहीं होते प्रबंधक, क्योंकि सहकारी समितियां अपने कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देती हैं, कम पारिश्रमिक देती हैं, कम मजदूरी देती हैं। इसलिए इनमें जो कोई कुशल प्रबंधक नहीं होता है, ये भी एक समस्या है इसके अंदर। प्रतिबद्धता का अभाव, प्रतिबद्धता का अभाव है वचनबद्धता का अभाव। प्रतिबद्धता का अभाव सहकारी समितियों की सफलता के उद्देश्य से सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करता है, जिसे न तो आश्वस्त किया जा सकता है और न ही बाध्य किया जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो सदस्य होते हैं उनकी निष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है प्रतिबद्धता, कि वो कितना काम करना चाहते हैं, कितना न चाहते हैं। तो किसी भी सदस्य को इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, और ना ही किसी की निष्ठा पर अविश्वास किया जा सकता है, न ही किसी की निष्ठा पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, निर्भर रहा जा सकता है। अगली सीमा जो है, अगली जो इसकी लिमिटेशन है वो है सहयोग में कमी। दोस्तों, सहकारी समितियों के सहयोग की भावना से बनाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्तिगत मतभेद और अहंकार की भावना के कारण सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा और तनाव बना रहता है। सदस्य स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण बार बार समिति बंद भी कर देते हैं, बार बार समिति को छोड़ भी देते हैं या बंद कर देते हैं। ये सहयोग की कमी है। तो ये थे हमने अभी जो डिस्कस किए थे, इनको एक बार दोबारा से देखते हैं हम। इसके बाद में हम इसी वीडियोस के अंदर, अभी आप वीडियो छोड़ के जाए नहीं, ये पॉज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन आंसर है, बहुत जरूरी क्वेश्चन आंसर है। अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पर हम एक बार इसको दोबारा से सरसरी नजर से 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों, सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समिति वो होती हैं जिसे समाज का एक वर्ग आपस में मिलकर अपने निजी लाभ के लिए बनाता है। सहकारी समितियों के परिचय की हम बात करें तो ये सहकारी समितियां होती हैं। सहकारी समिति अपने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर बनाई गई
शब्द होते हैं। सहकारी शब्द का अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? साथ मिलकर कार्य करना इसका सहकारी शब्द का अर्थ होता है। जबकि यहाँ पे अपने परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चंस देखें तो 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में पहली बार एक समितियों के संगठन की संभावना के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कि सहकारी सोसाइटियों के संगठनों की संभावना और सफलता पर पहली रिपोर्ट दी थी सन 1901 में। और सन 1904 में, क्वेश्चन के दृष्टि से देख रहे हैं अपन, सन 1904 में सहकारी साख अधिनियम बनाया गया था और तभी से सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में भी 1904 से ही सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान जो है अग्रणी राज्य था भारत का। सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सहकारी शब्द का अर्थ होता है साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? साथ मिलकर कार्य करना। अगला हेड टॉपिक है सहकारी समितियों की विशेषता कौन कौन सी होती है। एक तो ये स्वैच्छिक संस्थाएं, कोई भी सदस्य कभी भी समिति का सदस्य बन सकता है और कभी भी सदस्य पद से त्याग दे सकता है। दूसरा, पृथक वैधानिक संस्थाएं, एक लीगल बॉडी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, यह एक लीगल बॉडी है, यह इसकी विशेषता है। वित्तीय स्रोत जो है, इसके वित्तीय स्रोत जो है आपस में सदस्य मिलकर फंड इकट्ठा करते हैं या किसी सोसाइटी से ऋण ले सकते हैं या फिर सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, सेवा उद्देश्य, किसी भी सोसाइटी का जो है उद्देश्य किसी आपस में अपने सदस्यों की सेवा करना होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। आबद्ध मताधिकार, आबद्ध मताधिकार का मतलब होता है एक सदस्य केवल एक वोट ही दे सकता है, चाहे एक सदस्य का शेयर 20% क्यों ना हो। अधिकतम किसी भी शेयर का सोसाइटी में 20% तक शेयर हो सकता है। ये याद रखें, विशेष याद रखें, ये क्वेश्चन आने योग्य है कि किसी भी शेयर, किसी भी सदस्य का जो शेयर है वो एक सोसाइटी के अंदर कितना हो सकता है, तो वो अधिकतम जो है 1/5 हिस्सा हो सकता है। सहकारी समितियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो उपभोक्ता सहकारी समिति होती है जो कि अपने उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादक या निर्माताओं से सीधे माल प्रोवाइड करते हैं, बीच के बिचौलियों को या फिर कमीशन एजेंटों को हटा देती हैं और उस माल को सस्ता उपलब्ध करा देते हैं। दूसरा, उत्पादक सहकारी समिति होती है। उत्पादक सहकारी समिति से आशय ये होता है छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, वो अपने कच्चे माल के लिए, औजारों के लिए, उपकरणों के लिए ऋण, उपकरणों की आपूर्ति भी इनको करते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के किसी सोसाइटी को, ये तो इसमें आएगा सरकारी विपणन समितियां। इसमें क्या होता है, सरकारी विपणन समिति जो होती है, छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, छोटे छोटे उत्पादक या छोटे निर्मातक आपस में अपने सामान को, माल को सीधा बेच नहीं पाते। जैसे, इसको ध्यान दो थोड़ा सा, अपन पहले इस पर कम डिस्कस कर पाए। सहकारी जो विपणन समिति है, वो विपणन समिति जो होती है, मान लो मैं माल का प्रोडक्शन तो कर सकता हूं, उत्पादन तो कर सकता हूं, लेकिन अपने माल को बेच नहीं पाता। तो ऐसे सभी सदस्यों से जो अपने माल का उत्पाद तो कर देते हैं, निर्माता तो होते हैं, लेकिन अपने माल को बेच नहीं पाते, वो अपना माल उनसे जो है सहकारी समिति जो माल लेकर और बाजार में या सरकार को बेचती है और उनका पैसा, उनको एक उचित पैसा उनको उपलब्ध कराती है। ऐसी समिति जो है सहकारी विपणन समिति कहलाती है। मुख्यतः इसमें दुग्ध डेयरियां आती हैं, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दुग्ध डेयरी जो है, सरस डेयरी जो है, इस तरह की समितियां हैं। सरस डेयरी है राजस्थान के अंदर। ये इस तरह की समितियां किसानों से छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करती हैं जगह जगह से, और वो दूध इकट्ठा करने के बाद में उस दूध को फिर क्या नाम है, प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद फिर बाजार में बेचती हैं। इस तरह की जो सहकारी विपणन समितियां कहलाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाभ कमाती हैं और देश के प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। और अगली जो सब वो है सहकारी वित्तीय समितियां होती हैं, इनमें ज़्यादातर बैंकें होती हैं जो ऋण उपलब्ध कराती हैं। इस तरह की सहकारी बैंक होती हैं, ग्रामीण बैंक होती हैं, या ग्राम सेवा सहकारी संस्थाएं होती हैं। इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो कि वित्त उपलब्ध कराती हैं, कम वित्त भी कराती हैं, ज़्यादा वित्त भी कराती हैं, इस तरह की जो है। और सहकारी सामूहिक आवास समितियां भी होती हैं जो कि अपने सदस्यों के लिए आवास बनाकर देती हैं, उनको आवास के लिए आवास उपलब्ध कराती हैं।
सहकारी समितियों का लाभ देखें तो सहकारी समितियों का क्या क्या लाभ होता है। एक तो स्वैच्छिक संगठन होता है, कोई भी सदस्य अपनी इच्छा से जब चाहे जब इसमें सदस्य बने, जब चाहे जब छोड़ के चला जाए। लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब समिति के सदस्य आपस में मिलकर निर्णय करते हैं, चाहे वो वोटिंग के थ्रू हो या एक मत से निर्णय करें। इनके ऊपर किसी राजतंत्र का अधिकार नहीं होता। जैसे राजा अपने ऑर्डर देता था कि साहब ये कार्य होना है, तो फिर राजा के मंत्री की या उनके कर्मचारियों की ये हिम्मत नहीं होती थी साहब ये चीज गलत है, ये कहना गलत नहीं होता है, वो राजतंत्र होता है। ऐसा राजतंत्र नहीं होता है, इनको कोई आदेश नहीं देता, ये अपने स्वैच्छिक निर्णय लेते हैं। खुली सदस्यता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, खुली सदस्यता है। मध्यस्थों के लिए मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन है, बीच के बिचौलियों के लाभ को हटा देती हैं ये समितियां। बिचौलिया लाभ नहीं लेते हैं, सीधे उत्पादक से लेकर सीधे उपभोक्ता तक अपना माल पहुंचा देते हैं। अगला है समितियों की देनदारी। इन समितियों की जो देनदारी है वो देनदारी समितियों की देनदारी का मतलब है कि इसकी जो है अगर इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग निकलती है, कोई देनदारी बनती है, तो सभी सदस्य मिलकर उस देनदारी का निर्वाह करते हैं, न कि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म की तरह से एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, एक दो तीन व्यक्ति जो है उसके प्रति देनदार होते हैं। और स्थिर जीवन का मतलब है, स्थिर जीवन एक टाइप है। स्थिर जीवन का मतलब है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई दुकान करता है तो उसका वो अगर बीमार हो जाए तो उसकी दुकान बंद रहती है, वो दुकान नहीं कर सकता, वो दुकान लाभ नहीं कमा सकती। लेकिन सोसाइटी में अगर एक सदस्य बीमार हो जाए, छोड़ दे, पागल हो जाए, तो भी वो सोसाइटी जो है लाभ कमाती रहती है या कार्य करती रहती है। अब इसकी सीमाओं की बात करें कि इसकी सीमा क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है, तो अभिप्रेरण में कमी होती है। अभिप्रेरण का मतलब होता है व्यक्ति समर्पण भाव कम रखता है। इसमें सीमित पूंजी होती है, एक लिमिटेड पूंजी होती है, सदस्य आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं, किसी उद्योगपति की तरह से कारोबार के लिए पूंजी नहीं लगाई जाती है। प्रबंधन की समस्या आती है, यहाँ पर जो प्रबंधक होता है वो बहुत निपुण नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है, क्योंकि वेतन कम दे पाती हैं ये समितियां जो है। प्रतिबद्धता के भाई अभाव रहता है। प्रतिबद्धता का अभाव मतलब जो सदस्य होते हैं वो बिल्कुल समर्पित होकर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि समितियों में सदस्य शामिल तो हो जाते हैं लेकिन जो उनका पूर्ण समर्पण नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ से निजी लाभ नहीं मिल पाते, इसलिए प्रतिबद्धता का अभाव रहता है। सहयोग की भी कमी रहती है, वो पूर्ण सहयोग नहीं दे पाते। तो ये था हमारा वो। अब हम बात करते हैं इसके बाद राजस्थान में सहकारिता की। दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता का क्या स्थान है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हमने सहकारिता के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में हमने ये देखा कि सहकारी समिति आखिर क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं राजस्थान में सहकारिता की क्या पोजीशन है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके बारे में। पहला प्रश्न, राजस्थान में सहकारिता का कार्य आरंभ होने का कौन सा बरस है। दोस्तों 1904 बरस, 1904 ही है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। जब सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ, राजस्थान में सबसे पहले सहकारिता का कार्य प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। राजस्थान में सहकारिता कार्य का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य के सहकारी तंत्र का संचालन, राज्य के सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। दोस्तों सहकारी तंत्र द्वारा यानी कि सहकारी सोसाइटी के द्वारा जो शुगर मिल चल रही है, शुगर कारखाना है, शुगर मिल है, वो कहां पर है। तो दोस्तों वो केशो रायपाटन में है। केशो रायपाटन में जो है सहकारी समिति द्वारा शुगर मिल चल रही है, केशो रायपाटन में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो सहकारी बैंक है उसका नाम क्या है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक खुली हुई है, उसका नाम क्या है उस बैंक का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। याद रखें, केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान के प्रत्येक जिले में खुली हुई है। और राजस्थान में कुल मिला के 36 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। आप कहोगे जिले तो 33 ही हैं। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें दो दो सहकारी बैंक हैं। वो 3 जिले हैं अजमेर और श्रीगंगानगर और जोधपुर। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें दो दो सहकारी बैंक हैं, बाकी सब जिलों में एक एक सहकारी बैंक है। 3 जिलों में जयपुर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है, तो त्रिस्तरीय ढांचा होता है। 3 स्तर का इनका ढांचा है सहकारी समितियों का।
अगला क्वेश्चन, श्री केशव राय पाटन सहकारी मिल लिमिटेड की स्थापना सहकार क्षेत्र में कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी इसकी स्थापना। श्री केशव राय पाटन में जो शुगर मिल स्थापित हुई थी, सहकारी शुगर मिल की जो स्थापना हुई है वो 1965 में हुई थी। राजस्थान में सहकारी कताई मिल जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में कब स्थापना हुई थी? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। दोस्तों यहां एक तथ्य याद रखना, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तथ्य बता दूं। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है, अभी क्वेश्चन है हमारा ये वाला जो अभी हमने पढ़ाई से दोबारा पढ़ते हैं, कि राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड किस तरह की कंपनी है? तो सहकारी समिति की कंपनी है, सहकारी स्तर की कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है। लेकिन इसी गुलाबपुरा में, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा नामक स्थान पर ही एक और कंपनी खोली गई थी, राजस्थान सहकारी मिल लिमिटेड के नाम से। उसमें कताई शब्द नहीं था, राजस्थान सहकारी मिल लिमिटेड के नाम से खोली गई थी। वो एक निजी कंपनी थी, ध्यान रहे। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि राजस्थान कताई मिल लिमिटेड किसकी कंपनी है, निजी स्तर की, सहकारी स्तर की या फिर राजकीय स्तर की, इस तरह से आ जाए तो ये ध्यान रखना, राजकीय सहकारी कताई मिल तो सहकारी स्तर की कंपनी है, लेकिन राजकीय सहकारी शब्द उसमें भी लगा हुआ है। राजकीय सहकारी मिल लिमिटेड जो है निजी स्तर की कंपनी है, और दोनों ही जो है सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कंपनी है, दोनों ही गुलाबपुरा में है। एक निजी स्तर की थी, दूसरी सहकारी स्तर की थी। सहकारी स्तर की जो है उसमें कताई शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सहकारिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलकर कार्य करना। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलकर कार्य करना है। किस वर्ष सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाई गई? तो सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में 2004 को मनाया गया था। सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में सन 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था शताब्दी वर्ष के रूप में? शताब्दी कहते हैं 100 को। दोस्तों 1904 से सहकारिता का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो 100 वर्ष 2004 में पूरे हुए थे उसको, सहकारी को, इसलिए 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था, 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, ग्राम सेवा सहकारी समिति एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है कैप्री कार्ड योजना। इस शब्द को याद रखना, ये एक नया शब्द है आपके लिए, कि सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति जो होती है वो एक ही स्थान पर हर प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाती है। तो ये किस योजना के अंतर्गत इस तरह की जो सोसाइटी जो खोली गई है, वो कैप्री कार्ड योजना के अंतर्गत खोली गई है। क्रैफी कार्ड योजना के अंदर, क्रैफी कार्ड योजना के अंतर्गत इस तरह की सोसाइटियां शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान बनने के बाद, यानी कि आजादी के बाद सन 1953 में पहली बार सहकारी समिति विधेयक राजस्थान के अंदर पारित हुआ था। राजस्थान में वह स्थान बताइए जहां प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये डीग स्थान था, उस समय भरतपुर रियासत के अंदर आता था, वर्तमान में भरतपुर जिले के अंदर आता है। डीग रियासत में पहली सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी सन 1904 में। अगर सन पूछे तो याद रखना, सन 1904 में डीग के अंदर, डीग भरतपुर में पहली सहकारी बैंक खोली गई थी। राजस संघ कहां स्थित है? तो राजस संघ उदयपुर में है। राजस संघ कहां है? उदयपुर में। राजस्थान में सहकारी आंदोलन 1904 से 4 में सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम जो हुआ था राजस्थान में, वो भरतपुर रियासत में हुआ था, भरतपुर राज्य में हुआ था। उस समय भरतपुर एक राज्य हुआ करता था, भरतपुर राज्य में और डीग के अंदर हुआ था। भरतपुर और डीग के वर्तमान में दोनों वर्तमान में भरतपुर जिले के अंदर है। भरतपुर शहर एवं डीग के अंदर जो है सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1904 में। इस आंदोलन के दौरान ही डीग के अंदर सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी।
राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी, तो भिनाई के अंदर की गई थी, अजमेर में, भिनाई नामक स्थान पर अजमेर जिले के अंदर की गई थी ये जो है प्रथम सहकारी समिति। ये ध्यान रखना, अजमेर, भिनाई अजमेर में सहकारी समिति खोली गई थी पहली, जबकि डीग भरतपुर में सहकारी बैंक खोली गई थी। ये अंतर है थोड़ा सा, सहकारी बैंक डीग भरतपुर, सहकारी समिति भिनाई अजमेर में 1905 ईस्वी में, भिनाई में 1905 में खोली गई थी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ है? तो दोस्तों पद्मा डेयरी जो है अजमेर के अंदर है, और ये भी एक सहकारी संस्था के द्वारा संचालित थी। ये सहकारी संस्था ने राजस्थान में पहली डेयरी खोली थी, वो राजस्थान में पहली डेयरी थी पद्मा डेयरी, जो अजमेर के अंदर थी। बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस का अगर ये पूछे कि ये संस्था जो कहाँ खोली गई है, सहकारी संस्था कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो अजमेर के अंदर ज्यादातर प्रारंभ हुई थी। बस इसको छोड़ दो, क्या नाम है, सहकारी बैंक और सहकारी आंदोलन और सहकारी कानून, ये भरतपुर से प्रारंभ हुए थे, और बाकी ज्यादातर चीजों की स्थापना अजमेर में पहले हुई थी। संशोधित वितरण प्रणाली क्रिया विनीत है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्रिया विनीत है। ये जनजातीय, मरुस्थल एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दोस्तों एक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। संशोधन किया गया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो स्पेशली जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है, तो जयपुर के अंदर स्थापित की गई है 1994 में। 1994 में सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक संस्था स्थापित की गई है जयपुर के अंदर सन 1994 में, जो कि सहकारी सदस्यों को ट्रेनिंग देती है और मैनेजमेंट के गुरु सिखाती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपसे बीच में निवेदन कर देता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अगर हमारी मेहनत को आपको लग रही हो कि मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, या फिर आप हमारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो, ठीक लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, सहकारी शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली। सहकारी शिक्षा या प्रबंधन के लिए जो संस्था खोली गई है वो जयपुर में स्थापित की गई है, जयपुर में इसका मुख्यालय और 1994 में खोली गई है। सहकारी शीत भंडार वाले जिले कौन से? सहकारी शीत भंडार का मतलब है कोल्ड स्टोर, जहां कोल्ड स्टोर जो है सहकारी स्तर पर लगाए गए हैं, ऐसे जिले अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर जिले ऐसे हैं जहां के कोल्ड स्टोर खोले गए सहकारी स्तर पर। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर, एपेक्स, जिसका नाम एपेक्स है, एपेक्स के नाम से हम जानते हैं, एपेक्स बैंक का गठन कब किया गया था? तो यह 14 अक्टूबर 1953 को किया गया था। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ये सहकारी जो है सहकारी स्तर की शीर्ष बैंक है, एपेक्स बैंक कहते हैं इसको। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान के अंदर एक ही बैंक है जयपुर में, जिसका जो कि 14 अक्टूबर 1953 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सहकारी ध्वज कितने रंगों का है? दोस्तों सहकारी ध्वज 7 रंगों का होता है, जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं। ये सहकारी ध्वज है, इन 7 रंगों का ध्वज है, ये 7 रंगों से मिला हुआ है। आपको नीले और जो लाल कलर है वो एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, पर इसमें हल्का सा अंतर है, गहरा और हल्के होने का अंतर है, ऐसे ही ब्लू में भी गहरे और हल्के का अंतर है। ये 7 कलर है, 7 कलरों का ध्वज है सरकारी ध्वज, सॉरी सहकारी बैंक का ध्वज जो होता है, इन 7 कलरों का ध्वज होता है, ये ध्वज है सहकारी बैंक का। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? तो सहकारिता के आंदोलन में अग्रणी स्थान था, ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं।
राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ तिलम संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल कहाँ पर है? स्पिनिंग मिल, ये स्पिनिंग मिल जो है गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इसमें 3 मिलों को मिलाकर स्पिनिंग मिल बनाई गई थी। स्पिनिंग मिल जो है 3 कारखानों को मिलाकर एक स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई थी, जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है स्पिनिंग मिल। अगला क्वेश्चन, कैरफी कार्ड योजना लागू कब की गई थी? कैरफी कार्ड योजना कब लागू की गई थी? 1948 ईस्वी में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो ग्राम विकास सहकारी संस्थाएं होती हैं वो हर प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती हैं एक ही स्थान पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? तो 1980 में स्थापित किया गया था। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड जो है 1980 में स्थापित किया गया था। सहकारिता का जन्म कहां से हुआ था? अगर पूरे विश्व लेवल की बात करें तो सहकारिता का जन्म फ्रांस से हुआ था। अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की, सॉरी अवार्ड नहीं, नाबार्ड भी एक बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी नाबार्ड बैंक की स्थापना। जयपुर स्थित उपहार है, जयपुर स्थित उपहार क्या है? उपहार नाम किस चीज का है? तो एक सहकारी उपभोक्ता भंडार है जयपुर के अंदर, उपहार नाम का, जहां के सीधे उपभोक्ता उत्पादक या निर्माता से माल लिया जाता है और उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता है, सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है। उपहार संस्था जो है एक जो है सहकारी उपभोक्ता भंडार है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक कहां पर स्थापित होते हैं? ये जिला स्तर पर स्थापित होता है। ये क्वेश्चन तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल भी कर चुके हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर स्थापित होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न और ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। कल हम जो है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2003 के क्वेश्चन करेंगे। कल हम रूल 2003 के एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपके सामने। बड़े ही मजेदार एमसीक्यूज होंगे और मुझे विश्वास है आप कम से कम 2 से 3 बार या 3 से 4 बार, हो सके तो 4-4 बार इन वीडियोस को देखिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परीक्षा के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 20 में से 18 क्वेश्चन तो आप 100% करके आओगे। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि 2 क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो हो सकता है बड़े से बड़े जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एग्जाम का जो स्तर होता है वो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। कभी हल्के भी होते हैं, कमजोर व्यक्तियों के लिए भी होते हैं, मीडियम कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए होते हैं, या फिर उनके लिए भी होते हैं जो बिल्कुल ही हाई क्लास है। तो 2 क्वेश्चनों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता और लोगों की तरह से तो दावा नहीं कर सकता कि 20 में से 20 आएंगे, पर ये मेरा ऐसा विश्वास है कि 20 में से 18 क्वेश्चन आप इनको कम से कम 4 से 5 बार अगर आप पढ़ोगे तो जरूर करके आओगे। और मेरे साथ बने रहिए आप 15 तारीख तक, पेपर से 2 दिन पहले तक मैं आपको आपकी मदद करता रहूंगा, आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आप मेरे साथ देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो आपसे पुनः अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियोस को। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।